गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज इतिहास की ओपन सीरीज में चर्चा करेंगे मौर्य प्रशासन पे। याद रखें कि मौर्य प्रशासन से बहुत सारे सवाल प्रीलिम्स में आते रहते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल भी देखते हैं, स्ट्रक्चर को भी देखते हैं, तथ्य को भी देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं मौर्य प्रशासन के संदर्भ में। क्या दिमाग में रहना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि निश्चित रूप से हमें इसके सैद्धांतिक आधारों के बारे में जरूर पता रहना चाहिए। और निश्चित रूप से इसका जो सैद्धांतिक आधार है वो किसने रखा? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसकी झलक मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो राजनीति शास्त्र पर प्राचीन भारत में लिखी एकमात्र मौलिक पुस्तक है। आगे चल कर के इतनी सैद्धांतिक रचना कभी नहीं हुई। गुप्त युग में एक आध रचनाएं मिलती हैं, वो भी इसी की कॉपी लगती हैं, नकल ही लगती हैं। तो इसलिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस तरह के राज्य की चर्चा है उसे भी जानने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से सैद्धांतिक आधार जो दिया वो अर्थशास्त्र में आपको मिलेगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने वो आधार प्रदान किया है। आधार अर्थशास्त्र आप देखेंगे। हालांकि कुछ जगहों पे अगर आप बात करें तो जो मेगास्थनीज की इंडिका है वो भी एक अवसर देती है, कुछ सूचनाएं देती है अर्थशास्त्र। और कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं कि मेगास्थनीज की इंडिका है ना, मुख्य आधार अर्थशास्त्र में है और सहायक रूप से मेगास्थनीज की इंडिका का भी मिलता है ना। तो निश्चित रूप से सैद्धांतिक आधार को हमें देखना चाहिए। उसके बाद मौर्यकालीन जो ढांचा है, मौर्यकालीन ढांचा, स्ट्रक्चर, प्रशासनिक ढांचे को देखने की जरूरत है। जाहिर सी बात है ये प्रशासनिक ढांचा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही स्थापित किया गया था। पूरे मौर्य काल में ये जारी रहा। उसके बाद हम देखेंगे कर प्रशासन की बात करेंगे, हल्की चर्चा न्याय की प्रशासन की भी करेंगे, राइट। और नगर एवं सैन्य प्रशासन की अलग से चर्चा करेंगे। मेगास्थनीज इसके लिए प्रमुख है, नगर एवं सैन्य प्रशासन की। और हम लोग अशोक के प्रशासनिक अधिकारों की अशोक के प्रशासनिक सुधारों की भी चर्चा करेंगे, अशोक के प्रशासनिक सुधारों की। यानी अगर मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में आपको जानना है तो इतने पक्षों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सैद्धांतिक पक्ष, स्ट्रक्चर, खास करके जो इसके प्रमुख अधिकारी गण हैं, इस प्रशासन में जो अधिकारी गण हैं वो कई बार आपसे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तथ्य लगता है लेकिन तथ्य के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी है, एक दो बार देखने की जरूरत उसको है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। वास्तव में अगर आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र को देखेंगे तो आप ये जानते रहिए कि अर्थशास्त्र में किसी भी ऐसे प्रशासनिक अभिकरण की व्यवस्था नहीं है जो कि राजा के अधिकारों को या राजा की शक्ति को मर्यादित करे। एक बार फिर से सुनिए, हमने आपको बताया कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक भी ऐसा कोई भी प्रशासनिक अभिकरण नहीं है जो कि राजा की शक्तियों को मर्यादित करे, है ना। यानी राजा आप ये कह सकते हैं कि सर्वशक्ति संपन्न है, राजा सर्वशक्ति संपन्न है। लेकिन क्या यह निरंकुश है? सर्वशक्ति संपन्न है लेकिन निरंकुश नहीं है। याद रखने की जरूरत है, निरंकुश नहीं है। कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा के लिए उसने कुछ आदर्श जरूर बताए हैं जिसका उसको पालन करना ही करना है। आप जानते रहिए, सर्वशक्ति संपन्न इसलिए किया गया, कथन कारण से कॉन्सेप्चुअल सवाल इस पे पूछा जाएगा। T20 में हम आपसे जब मौर्य साम्राज्य पे आएंगे तो जरूर इसको पूछेंगे, है ना।
राजा सर्वशक्ति संपन्न था, लेकिन वो निरंकुश नहीं था। ये सर्वशक्ति संपन्न इसलिए बताया गया क्योंकि प्रशासन पे उसका हर प्रकार का नियंत्रण स्थापित हो सके, लेकिन वो निरंकुश नहीं था। कुछ बहुत ही फेमस स्टेटमेंट हैं, उनको जानते रहने चाहिए। कौटिल्य के राजा को जो निर्देश हैं वो सीधे सीधे कहते हैं। दो निर्देशों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। पहला निर्देश ये कि सुकर्म वह नहीं है जिससे राजा का सुख हो, बल्कि सुकर्म वह है जिससे जनता के सुख में वृद्धि हो। तो जाहिर सी बात है, जनता का सुख चाहने वाला, जनता का हित चाहने वाला राजा जो आदर्श मानता हो वो कभी निरंकुश नहीं हो सकता, है ना। साथ ही साथ और भी स्पष्ट उसने कहा, अगर आप देखेंगे तो वो कहता है कि जिस राजा के दर्शन जनता के लिए दूभर हो जाते हैं उस राजा का पतन सुनिश्चित हो जाता है। ये सारी बातें कही गई हैं राजा के लिए, तो निश्चित रूप से राजा निरंकुश तो नहीं था। एक कहानी आपको बताऊं, कहानी आपको बहुत अच्छे ढंग से याद रहती है। जब सेल्यूकस से युद्ध हुआ और जो हेलना थी उसको बनाना था, पटरानी बनाना था। रानियां तो कई हो सकती थी, पटरानी एक ही हो सकती थी, और कौटिल्य का कहना था कि इसको पटरानी बनाया जाए क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया मिलना था कूटनीतिक। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक तरह से उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप मानता था और खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि वह अपने कबीले की जो रानी थी उसको बनाना चाहता था, पटरानी बनाना चाहता था। कहा यह जाता है कि 2 दिनों तक वो अपने कमरे से नहीं निकला, और तीसरे दिन जब वो निकला तो चाणक्य से वो कि कौटिल्य को इस संदेश के साथ निकला कि हाँ, वो हेलना को पटरानी बनाने के लिए क्या है, तैयार है। तो ऐसा अगर शासक है जो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी राज्य के निर्णय को प्राथमिकता दे, तो वो निरंकुश कैसे हो सकता है, राइट। इसलिए कौटिल्य का राजा सर्वशक्तिमान है लेकिन निरंकुश नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई बात। आइए आपको एक बात बताता हूं तो और भी क्लियर हो जाएगी कि कौटिल्य का जो शासक है वो राजा है, उसमें राजा की स्थिति क्या है। इस बात को समझने के लिए आपको साप्तांग सिद्धांत समझना होगा। राज्य 7 अंगों से बना हुआ है, साप्तांग सिद्धांत, और यहाँ पे क्रम जानना बहुत जरूरी है ना। देखिए मैं लिखता हूं, राजा, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र। 7 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। राजा, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र, ये साप्तांग है। इसको आपको क्रम पता होना चाहिए। यह भी हो सकता है कि आपसे उठा करके पूछ दिया जाए कि जो साप्तांग सिद्धांत में 5वें स्थान पर कौन है, कोश। सही क्रम के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। तो ये रहा फिलहाल के लिए, आप जैसे RAJ है ना, एक क्रम बना लिया, DKS बना लिया, M बना लिया, किसी भी तरह से कूटबद्ध बना करके ये क्रम आप याद रखें तो शायद कभी ना भूले। और वो कहता है कि हर आने वाले अंग पर, अगले अंग पर जो खतरा है ना, यानी मित्र पर अगर कोई खतरा आता है तो मित्र पर आया हुआ खतरा सेना पर आए हुए खतरे का 1/10 होता है। या तो ऐसे मान लीजिए, या तो सेना पर आया हुआ खतरा मित्र के खतरे से 10 गुना अधिक होता है। इसी तरह से कोष का सेना से 10 गुना, दुर्ग का कोष से, जनपद का दुर्ग से, आमात्य पर जनपद से, और राजा का आमात्य से। यानी हर अंग पे जो आने वाला खतरा है ना, उसके बाद वाले अंग के खतरे की तुलना में 10 गुना अधिक होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि इस पूरे साप्तांग स्थिति में अगर आप देखेंगे तो जो राजा की स्थिति है वो क्या है, कूटस्थनीय है। जो राजा की स्थिति है वो कूटस्थनीय है। स्थिति कूटस्थनीय है, केंद्र में है। यही बात आपको बताना चाहता हूं मैं बार बार
कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कूटस्थनीय रखी गई है। इसके अतिरिक्त भी अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से शरीर के अंगों से भी तुलना की गई है कि जैसे राजा का तुलना किया गया है, किससे? सिर से तुलना की गई है। आमात्य का आंख से किया गया है, जनपद का पैर से किया गया है ना? दुर्ग का बाहों से किया गया है, कोष का किया गया है मुख से, सेना का किया गया है मस्तिष्क से, और मित्र का किया गया है कानों से, कान से। शरीर के अंगों से भी तुलना है। कभी ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। सूची 1 और सूची 2 मिलान करवा सकता है साप्तांग सिद्धांत को, क्रम पूछ सकता है, और जो हमने सिद्धांत बताया, कॉन्सेप्ट बताया, वो तो आपको बताया ही कि राजा की जो स्थिति है वो क्या है, निश्चित रूप से कूटस्थनीय है, और राजा ही इस पे महत्वपूर्ण पार्ट अगर आप देखेंगे तो दिखाई देगा। आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट कि प्रशासनिक ढांचा कैसा रहा है। तो ये कुछ सैद्धांतिक पक्ष रहे। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ के कि मौर्य युग में जो प्रशासन था या मौर्य प्रशासन था उसका ढांचा क्या था, स्ट्रक्चर क्या था, समझने की जरूरत है। क्योंकि मौर्य प्रशासन को हम लोग मानते हैं कि केंद्रीय प्रशासन का एक तरह से मॉडल रूप था ये। तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे निचले स्तर पर ग्राम था, इसके बाद संग्रहण, इसके बाद खारवाटिक, इसके बाद द्रोणमुख, इसके बाद स्थानीय। बहुत सारे लोग इसके बाद आहार मंडल की भी बात करते हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से विभाजन नहीं था, कुछ जगहों पर था। इसलिए हम लोग चाहें तो सीधे प्रांत की बात कर लें, जो कि हर जगह आपको मिलेगा, और उसके बाद राज्य, है ना। प्रांत और स्थानीय के बीच कई जगह आपको मिलेंगे आहार और क्या कहते हैं कि आहार और मंडल जैसी संस्थाएं भी मिलेंगी, लेकिन वो हर राज्य में हर जगह नहीं थी। इसलिए मोटे तौर पर मौर्य प्रशासन को हम लोग इसी स्ट्रक्चर में रखेंगे। जब भी आपसे पूछेगा वो इसी स्ट्रक्चर का सवाल पूछता है। आपको बताऊं, ग्राम का जो ग्राम स्तर पे जो अधिकारी था वो गोप था, संग्रहण पे संग्राहक, खारवाटिक स्तर पे खारवाटिक अधिकारी था, द्रोणमुख स्तर पर द्रोणमुख था, और स्थानीय था। इस पे प्रांतपति या आर्यपुत्र का नाम भी मिलता है, और यहां जो था वो राजा था। राइट। 20 गांवों का एक संग्रहण होता था, 20 गांव का, और 10 संग्रहण पे एक खारवाटिक होता था। यानी संग्राहक में 20 गांव हो गए, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 200 गांव हो जाएंगे। राइट। 2 खारवाटिक मिलाएंगे तो द्रोणमुख यानी 2 दूनी 400, 400 हो जाएगा, और 2 स्थानीय मिला देंगे तो कितने हो जाएगा, 800 ग्राम हो जाएंगे। और प्रांत, और इस पे 3 या 4 करेंगे तो प्रांत, और फिर उसके बाद 4-5 का राज्य। ये क्रम है गांवों का, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए।
कभी डायरेक्टली पूछ सकता है आरोही और अवरोही क्रम। क्लियर है। राजा की स्थिति क्या थी कि राजा सभी शक्तियों का प्रमुख हुआ करता था। जितनी भी कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका आपको दिखाई दे सकती है, उन सब का प्रमुख होता था कौन? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों शक्तियों की। एक मिनट, कार्यपालिका, विधायिका, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सभी शक्तियों, चलिए लिख ही दिया आपको, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, सभी शक्तियों का प्रमुख राजा होता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजा सीधे सारे प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता था। प्रांतपति की भी, स्थानीय की भी नियुक्ति करता था, द्रोणमुख की भी नियुक्ति करता था, खारवाटिक की भी नियुक्ति करता था, संग्राहक की और ग्राम पे, गोप स्तर पे। यानी समस्त शक्तियों का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था? राजा हुआ करता था। और इसकी सहायता के लिए एक विशाल मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। राजा की सहायता के लिए एक विशाल मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। याद रखिएगा, विशाल मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, बड़ी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो होगी वो विशाल होगी, छोटी नहीं होगी। और कारण यही है कि चूंकि सारे अधिकारी स्वयं वो नियुक्त करता है, इसलिए कार्य करने वाली जो मंत्रिपरिषद होगी वो मंत्रिपरिषद क्या होगी? बड़ी होगी। क्लियर है। तो निश्चित रूप से ये आप जानते रहिए, ये मौर्य प्रशासन का स्ट्रक्चर था। क्लियर है, राइट। ये कभी भी आपसे आरोही और अवरोही क्रम पूछ सकता है। जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा गांव होंगे, उसके बाद संग्रहण, फिर खारवाटिक, फिर द्रोणमुख, फिर स्थानीय। प्रांत स्तर पे हमें 4 या 5 प्रांत मिलते हैं। तो हम लोग प्रांतीय प्रशासन की जब बात होगी तो वहाँ पे करेंगे। फिलहाल आइए हम देखते हैं कि इन मंत्रिपरिषद में कौन कौन से अधिकारी थे। आप सामान्यतः देखेंगे तो 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष दिखाई देते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को माने। और उन चीज़ों को आपको, उन सारे अधिकारियों के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि वहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं मौर्य प्रशासन के प्रमुख अधिकारी। ये हमने पहले से ही लिख दिए थे, जैसे आपका समय बचे और आप कंसंट्रेट कर सकें कि कौन कौन से अधिकारी रहे हैं। प्रधानमंत्री या पुरोहित, जाहिर सी बात है ये राजा का सबसे बड़ा, राजा का सर्वोच्च सलाहकार होता था। ये राजा का सर्वोच्च सलाहकार। और आप जानते हैं कि इस पे कौन था? कौटिल्य था। और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के भी समय में था, उसके बाद बिंदुसार के समय में उसकी मृत्यु हुई। और कौटिल्य के बाद इस पद पे आपको मिलता है कौन? खल्लाटक। तो कभी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, अरे चाणक्य की मृत्यु कब हुई या उसके बाद कौन बना? तो खल्लाटक। समाहर्ता कई बार पूछा गया है और आपको ध्यान में रखना चाहिए। वास्तव में जो समाहर्ता है वो राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है। राज्य के आय व्यय का भी सर्वोच्च अधिकारी आपको समाहर्ता मिलेगा। सन्निधाता कोषाध्यक्ष है। निश्चित रूप से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समाहर्ता, सन्निधाता खूब पूछा हुआ है। युवराज, दुनिया जानती है ये क्या होगा? राजा का पदाधिकारी होगा। सेनापति सेना का प्रमुख होगा। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय। नायक, सेना के सामग्री जुटाने वाला अधिकारी नायक। कार्मांतिक, देश के उद्योगों का प्रमुख हुआ करता था। व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का प्रमुख होता था। परिषदाध्यक्ष मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता था। दंडपाल, सेना के लिए सामग्री उठाता था, है ना। नायक भी था, दंडपाल के लिए भी आप उसी को कह सकते हैं। अंतपाल, एक जैसे अधिकारी दिख रहे हैं। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का प्रमुख। दुर्गपाल, दुर्गों का रक्षक।
नागरिक नगर का अधिकारी, प्रशासता राज्य के आदेशों को सुरक्षित रखने वाला, व्यवहारिक राजमहल की देखभाल करने वाला, अंतर्वासिक सम्राट की अंगरक्षक सेना होती थी, और आटविक जंगली चीज़ों का जो वो है वनों का जो अधिकारी होता था उसे आटविक कहते थे। ये प्रमुख अधिकारी रहे हैं, आप इनको कैबिनेट मिनिस्टर मान सकते हैं, यानी केंद्रीय मंत्री की आधुनिक कैबिनेट मिनिस्टर की तरह से ये आपको 18 अधिकारी दिखेंगे। इसके बाद आपको 26 अध्यक्ष दिखेंगे, ये भी खूब पूछे जाते हैं, कुछ तो नाम से ही क्लियर हो जाते हैं, कुछ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे पणयाध्यक्ष वाणिज्य विभागी होगा, क्योंकि आप जानते हैं पणि जो थे वो व्यापारी थे, पण भी सिक्का था, तो पणयाध्यक्ष है वाणिज्य विभाग। अब सुराध्यक्ष को रटने की क्या जरूरत है, सुरा का मतलब ही है आबकारी विभाग से होगा। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने, पूछा वैसे ये भी जा सकता है बूचड़ खाने का। गणिकाध्यक्ष गणिकाओं का अध्यक्ष, इसको रटने की जरूरत नहीं, आप वैसे भी कर सकते हैं। सीताध्यक्ष ये जरूर पूछा जाएगा, राजकीय कृषि का प्रमुख, यानी जो सीता भूमि होती थी, सीता भूमि का मतलब हुआ जो राज्य की कुछ अपनी नियंत्रण की भूमि रहती थी उसको सीता कहते थे, उसका जो प्रमुख होता था वो सीताध्यक्ष कहलाता था। आकाराध्यक्ष खनन विभाग का प्रमुख हुआ करता था। कोष्ठागाराध्यक्ष कोष्ठागारों का जो अन्न भंडार जैसे सोहगौरा में था ना महास्थान में, उनके लिए अध्यक्ष था ये। कुप्याध्यक्ष वन विभाग। आयुधागार क्लियर है, आयुधागार का अध्यक्ष होगा। शुल्काध्यक्ष व्यापार को देखता था। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का प्रमुख। लक्षणाध्यक्ष संपूर्ण मुद्रा पद्धति। गो अध्यक्ष पशुधन विभाग। इसके अतिरिक्त विविताध्यक्ष चारागाह। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट, इसको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है ना। संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों की देखभाल करने वाला था। पत्तनाध्यक्ष बंदरगाह से होगा ही। नवाध्यक्ष जहाजरानी से। देवताध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं से। पौतवाध्यक्ष फिर ध्यान देने लायक है, ये मापतौल से है, पोत से न लगा दीजिएगा, पौतवाध्यक्ष मापतौल से। मानाध्यक्ष दूरी एवं समय। अश्वाध्यक्ष जाहिर सी बात है अश्वसेना का प्रमुख। हस्त्याध्यक्ष हाथियों की सेना का। सुवर्णाध्यक्ष सोने का अध्यक्ष, सोने की धातुओं का। और अच्छ पटालाध्यक्ष जो होता था वो महालेखाकार होता था। कहने का मतलब ये है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के हिसाब से 18 + 26 यानी ये 44 आपको मंत्री तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आप कैबिनेट और राज्य मान सकते हैं। हालांकि अशोक ने अपने अभिलेखों में समय समय पर कुछ अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की, जैसे स्त्रियाध्यक्ष है ना, ब्रज भूमिक है, स्त्रियाध्यक्ष हो गया, ब्रज भूमिक हो गया, धम्म महामात्र हो गया, युक्तक हो गया, प्रादेशिक हो गया, रज्जुक हो गया। इसे हम लोग अशोक के प्रशासनिक अधिकारियों में सुधारों में हम लोग चर्चा करेंगे। पौतवाध्यक्ष हो गया, ये सारे पहलू हो गए। क्लियर है? तो चलिए, ये रहे आपके अध्यक्ष रहे। इन सारे चीज़ों को आप देखेंगे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपसे पूछा हुआ है। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इसके समय का कर प्रशासन कैसा था, या हमने प्रशासनिक ढांचा देखा। तो अब आइए नागरिक और क्या कहते हैं नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की बातें कर दिया जाए। हालांकि हमने आपको मेगास्थनीज की इंडिका के संदर्भ में जब बताया था तो वहां चर्चा किया था नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन, दोनों को जानने का जो स्रोत है वो आप जानते हैं कौन सा है, मेगास्थनीज के इंडिका है। और दोनों का ये कहना है कि 5-5 सदस्यों की 6-6 समितियों के द्वारा होता था ये प्रशासन। तो वो समितियां आपसे पूछी जा सकती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। इसमें भी 5 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। मेगास्थनीज के इंडिका का स्रोत है ये। और ये यहाँ पे भी इनका क्रम आपको जानने की जरूरत है। हो सकता है आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि कौन सी समिति किस तरह का कार्य करती थी।
तो नगर प्रशासन के संदर्भ में हम आए तो ऊपर हम आपको पहले ही से लिख दे रहे हैं, बताया भी है, एक तरह से रिपीटिशन हो रहा है। ये 5 सदस्य गुणे 6 समिति, गुणे 6 समिति मेगास्थनीज की इंडिका है। और इंडिका में उसने जो नाम दिया है वो किसका दिया है? पाटलिपुत्र का दिया है, कि पाटलिपुत्र का उदाहरण देते हुए उसने बताया है। तो जो पहली समिति थी वो शिल्प कला आदि से संबंधित थी। पहली समिति शिल्प कला से संबंधित रही थी, शिल्प और उद्योग आदि से संबंधित रही। दूसरी जो समिति है वो विदेशियों के सत्कार से थी, विदेशियों के सत्कार से थी। और वास्तव में अगर कोई बाह्य व्यक्ति आ जाता था और उसकी डेथ हो जाती थी तो आप ये मान के चलें कि यही समिति उसका अंतिम संस्कार करती थी। तीसरी समिति जनगणना की थी, और जानते रहिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर जानते रहिएगा, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम जनगणना का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। और ये जो जनगणना है, जनगणना का जो उद्देश्य होता था कर लगाना, आजकल की जनसंख्या का उद्देश्य कर लगाना नहीं है। आज जो सेंसस होता है, आज जो जनगणना के आंकड़े होते हैं, आप ये मान के चलिए अभी होने वाली है, कोविड की वजह से थोड़ा सा सस्पेंड किया गया है, अदरवाइज प्रोसेस जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो जो जनगणना है ना, वो आज लिख दिया जाता है कि वो केवल सामाजिक आर्थिक आयोजन या प्लानिंग बनाने के लिए है, न कि कर लगाने के लिए है। लेकिन उस समय जो जनगणना होती थी वो टैक्सेशन के लिए ही होती थी। चौथी जो थी उद्योग व्यापार से संबंधित थी। पांचवी जो थी वो वस्तु निरीक्षण से थी कि कोई मिलावट तो नहीं करता। और जो छठी समिति थी वो करों से थी, कर चोरी तो कोई नहीं कर रहा है, कर से संबंधित थी या कर निरीक्षण से थी। वैसे जो सैन्य प्रशासन था, है ना, सैन्य प्रशासन में पहला जल से संबंधित जल समिति आप कह सकते हैं कि अगर आप सेना कूच कर रही है तो नावों का और अन्य सारी चीज़ों का प्रबंध कैसे होगा, पहला करती थी। दूसरी जो समिति है वो यातायात संबंधित थी, यातायात और रसद संबंधी प्रबंध करती थी। रसद मतलब सेना क्या खाएगी पिएगी उसको ध्यान देगी। तीसरी पैदल, जानते हैं मौर्य सेना, मौर्य काल तक सबसे महत्वपूर्ण भाग पैदल ही रहता था, पैदल सेना। इसके बाद अश्वारोही का हुआ। चौथी समिति अश्वारोही सेना को देखती थी। पांचवी जो थी वो देखती थी गज सेना को। और छठवीं समिति जो देखती थी वो क्या देखती थी? हस्ती सेना को देखती थी। और इन दोनों का स्रोत जो है वो क्या है? मेगास्थनीज की इंडिका है। स्पेसिफिक सूचना ये देते हैं, है ना। और आपको एक बात बताऊं कि ये जो यूनानी है, जब इंडिका की बात चली तो दो प्रमुख अधिकारियों के नाम भी देते हैं। ये एग्रोनोमोई, कई बार पूछा हुआ है ये, एग्रोनोमोई और एस्ट्रोनोमोई, ये अधिकारियों के समूह हैं। एस्ट्रोनोमोई, एग्रोनोमोई जो है वो है क्या कहते हैं, गांव के अधिकारी होते थे, गांव स्तर पर होते थे। और एस्ट्रोनोमोई जो होते थे वो नगर स्तर पर होते थे, नगर स्तर पर होते थे। एग्रोनोमोई और एस्ट्रोनोमोई, श्योर हो गई बात। चूंकि मेगास्थनीज की बात आई तो हमने आपको बता दिया, इन्होंने दिया है। और इफोरीज यानी स्पेक्टर्स की भी चर्चा किया है। एफोरीज अगर आप देखेंगे तो ये इंस्पेक्टर्स हैं, निरीक्षक आप कह सकते हैं, इंस्पेक्टर्स, यूनानियों का ये हो गया। तो ये रहा आपका नगर। और ये अब आइए हम लोग बात करते हैं कि कैसा प्रशासन था उसका, क्या कहते हैं कि न्याय प्रशासन के संदर्भ में बात करें तो न्याय प्रशासन अगर करेंगे तो न्याय अत्यधिक कठोर था। ये इसकी सूचना अर्थशास्त्र ने भी दिया है और मेगास्थनीज की इंडिका ने भी दिया है।
मेगास्थनीज की इंडिका ने भी दिया है। अगर आप बार बार द्रोह कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको हाथी के नीचे कुचलवा दिया जाता था, राइट, मृत्युदंड दिया जाता था, और लोग दंड की कठोरता के कारण अपराध बहुत कम करते थे। मेगास्थनीज ने भी इस बात को लिखा है कि क्या था कि लोग जो है क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त था, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन था। और उसने हवाला दिया है कि वास्तव में 6 लाख की सेना में मात्र 200 पण का हिसाब नहीं मिला था। एक उदाहरण उसने दिया है और ये बताता है कि जो भारतवासी थे वो क्या थे, सच्चरित्र थे, और सच्चरित्र होने के का उसने एक प्रमाण दिया कि कहीं भी इस तरह का जो है भ्रष्टाचार नहीं दिखता था। और निश्चित रूप से उसके पीछे जो कारण है वो कठोर अर्थदंड था तत्कालीन समय का। क्लियर हो गया? तो ये केंद्रीय स्तर पे अगर आप देखेंगे, जहाँ केंद्रीय प्रशासन होता है, वहाँ की एक खासियत, दो खासियत बहुत होती है। पहली चीज, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य कितना केंद्रीकृत था, तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं। एक तो ये कि जटिल नौकरशाही होगी, आपने खूब देखा काफी नौकरशाही है। दूसरी चीज, कठोर दंड व्यवस्था होगी, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अधिकारियों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, पदानुक्रम होगा, एक के नीचे एक अधिकारी होंगे। और दूसरी चीज, वेतन में भी काफी अंतर आपको दिखाई देगा। मिनिमम 10 पण से लेकर के 48,000 पण तक के किराए के का वेतन दिया जाता था। तो ये सब केंद्रीय प्रशासन का एक लक्षण भी आप इसे मान सकते हैं, राइट। अब हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं टैक्सेशन सिस्टम की, कर प्रणाली की बात कर लेते हैं कि मौर्य काल में कर का सिस्टम कैसा था, कर व्यवस्था कैसी थी। आइए चर्चा करते हैं, मौर्य युग में कर प्रशासन की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, जो कर प्रशासन है वो अगर देखें तो 80 प्रकार के कर तो आपको दिख जाएंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही दिख जाएंगे, है ना। अर्थशास्त्र का उद्देश्य ही यही है कि कहाँ से मैक्सिमम कर मिल सकते हैं, है ना। और अप्रत्यक्ष कर जो है वो ज्यादा है प्रत्यक्ष करों की तुलना में। फिलहाल कुछ प्रमुख कर जानने की जरूरत है, वो क्या क्या है। जैसे मान लीजिए भाग है, सबसे महत्वपूर्ण तो भाग है कि भू राजस्व जो है, भूमि राजस्व, भूमि जो राजस्व है वो 1/6 भाग लिया जाता था सामान्यतः, कभी कभी 1/4 भी ले लिया जाता था। और अगर सिंचाई है तो सिंचाई की स्थिति में 1/3। और दो शब्दावलियां यहाँ आती हैं, एक आती है देवमात्रिक, देवमात्रिक, और एक होती है अदेवमात्रिक। अदेवमात्रिक मतलब, देवमात्रिक मतलब हो गया कि देवताओं पर निर्भर, यानी जो सिंचाई है वो उसके लिए कृत्रिम सिंचाई नहीं है, जो वर्षा हो गई उसी देवताओं पर निर्भर होगा, देवमात्रिक भूमि। और अदेवमात्रिक का मतलब हो गया कि वहां पर कृत्रिम सिंचाई भी है। और अगर कृत्रिम सिंचाई होती थी तो निश्चित रूप से टैक्सेशन 1/3 से लेकर के 1/2% भी हो सकता था। तो सामान्यतः भाग ही पूछता है और ये भूमि पूछता है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद एक नाम मिलता है सीता। राजकीय भूमि पर जो कर निकलता था, राजकीय भूमि पर। एक नाम मिलता है शुल्क, व्यापार चुंगी जिसे कहते हैं आप, व्यापार और चुंगियों पर जो कर लगता था वो हो गया, है ना। प्रणय, एक कर मिलता है प्रणय कर, विवाह न समझ लीजिएगा, प्रणय होता था आपात कर, कोई इमरजेंसी लग गई तो उसे आपात कर आप कह सकते हैं, इमरजेंसी पर आपात कर लगता था कभी कभी, राइट। विष्टि, विष्टि जो था वो बेगार कर था, कई बार पूछा हुआ है बेगार कर, यानी बिना पैसा दिए कार्य लेना, है ना। बलि, यहां पर धार्मिक कर हो गया था, धार्मिक कर।
हिरण्य नगद कर जो दिया जाता था, नगद कर। गौल्मिक, जब सेना कभी जाती थी तो वहां पे प्रवेश कर वहां पर ले लिया जाता था। आयात कर एवं निर्यात कर भी लगता था। निष्क्राम्य कर और आयात कर प्रमुख कर में यही है। इतना आप जानते रहिए, प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। हाँ, एक आध जगह कहीं और अगर आपको मिल जाए तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना तो जानते रहिएगा कि टैक्स में जो टैक्सेज आपको दिखते हैं वो यही दिखते हैं, और निश्चित रूप से कर जो था, टैक्स जो था, वो क्या था, ज्यादा था। अब आइए बात करते हैं कि अशोक के जो प्रशासनिक सुधार हैं वो कौन कौन से हैं। इस प्रशासन में अशोक के प्रशासनिक सुधारों की चर्चा करना जरूरी है। अशोक के प्रशासनिक सुधार, पहली बात तो ये देखने की जरूरत है कि आखिर में अशोक को प्रशासनिक सुधार करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। जाहिर सी बात है, कुछ कमियां उभर करके सामने आई थी कि अत्यधिक कठोर प्रशासन था, है ना। और अशोक, आप जानते हैं कि अशोक जो है वो क्या था, धम्म नीति था, उदार हृदय वाला था, धम्म नीति के आधार पर शासन करना चाहता था। तो निश्चित रूप से उसने जो कठोरता था प्रशासन में, उसमें थोड़ा सा सुधार लाने का प्रयास किया इसने। जैसे आप देखेंगे, अवधारणा के स्तर पर देखेंगे तो पहली बात तो आप यही कहेंगे कि सर इसने पितृसत्तात्मक अवधारणा ले आई। कलिंग अभिलेख पढ़िए, पितृसत्तात्मक अवधारणा, जिसमें उसने कहा कि सभी मनुष्य, सभी प्रजा जो है हमारी मनुष्य के, हमारी संतानों की तरह से है। तो जाहिर सी बात है, संतानों की तरह से होगा तो कल्याणकारी राज्य तो होगा ही होगा। दूसरी चीज, वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय रक्त एवं लौह की नीति थी, और इसने धम्म की नीति को प्रोत्साहन दिया। और आप जानते हैं कि कई अधिकारियों की इसने नियुक्ति की, जैसे धम्म महामात्रों की नियुक्ति। हमने वहां भी बताया था, एक बार यहाँ रिपीट कर रहा हूं, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। और अशोक ने दावा किया है कि वह पहला ऐसा शासक था जिसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। धम्म महामात्रों का उद्देश्य ये था कि सभी धर्मों में सामंजस्य बनाएं, किसी पर्टिकुलर धर्म का प्रचार न करें, किसी पर्टिकुलर धर्म के प्रचार की जगह पे क्या करें कि सबके बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करें। यह धम्म महामात्रों की नियुक्ति का संदर्भ था। श्योर हो गई बात। इसके अतिरिक्त अशोक ने बहुत सारे अधिकारियों की भी नियुक्ति की, जैसे युक्तक हैं, प्रादेशिक हैं, रज्जुक हैं, है ना। रज्जुकों के संदर्भ में वो कहता है कि मैं इनकी नियुक्ति करके एकदम से निश्चिंत हो चुका हूं, और अपना जो भूमि मापन का ये कार्य करते थे, और ये रज्जुकों की विशेष चर्चा उसने किया है ना। युक्तक, प्रादेशिक और रज्जुक। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो इसने इन अधिकारियों से ये कहा कि प्रत्येक 5 वर्ष के दौरान वो अपने साम्राज्य का दौरा करें, और अगर कोई व्यक्ति गलत ढंग से, गलत प्रक्रिया से दंड दिया गया है तो उसे मुक्त करें। तो ये भी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक अधिकारियों को उत्तरदायित्व प्रदान किया, अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया। एक चीज और भी आप देखेंगे कि इसने कई कल्याणकारी कार्य किए, अस्पताल खोलना और ये सारी चीजें हमने आपको बताया है, कल्याणकारी कार्य किया इन्होंने। मृत्युदंड तो नहीं समाप्त हुआ, लेकिन अस्पताल खोलना, बाग लगवाना, ये सारी बातें जो हैं कल्याणकारी कार्य किया इन्होंने। औषधियाँ मंगवा के रखना, कुएं खुदवाना, राइट। इसके अतिरिक्त प्रशासन को थोड़ा सा मानवीय आधार भी दिया कि ऐसे व्यक्ति जिनको मृत्युदंड का अपराध दिया गया है तो दंड से पहले 3 दिन की मोहलत देना कि वो अपने धार्मिक
रीति रिवाज के हिसाब से अपना कार्य कर सकें, है ना। तो ये सारे अधिकार जो है, आप जो सुधार है वो अशोक को के समय में दिखाई देते हैं, और निश्चित रूप से इसने मौर्य प्रशासन को और भी मानवीय बनाने का प्रयास किया। राइट। तो फिलहाल आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और कल हम लोग देखते हैं कि कैसे अशोक के उत्तराधिकारियों के समय में मौर्य साम्राज्य, जो इतना बड़ा साम्राज्य था, बृहद साम्राज्य था, कैसे उसका पतन हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज से जुड़ने के लिए, और अपने भी पढ़िए। लगातार धारावाहिकता में हमने पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है डेट वाइज, आप एक क्रम से पढ़ें और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़िए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।